हेलो। वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कल हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान को शुरू किए थे और उसमें जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने बता दिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं, तो उसमें जो कमियां हैं उसको भी बताइए। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग जब बताएंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे इसमें कौन सी कमी है और उसको कैसे सुधारें। तो आप लोग फेवर में कमेंट ना करके अगर उसमें कोई कमी हो तो उसको ज़रूर बताइएगा। हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो है कल प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हमने बताया था कि अगर कोई दर्पण है या फिर कोई पॉलिशदार या चमकदार सतह है और इससे कोई प्रकाश की किरण आके टकराती है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह जो घटना होती है इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। अब परावर्तन के आधार पर उसके कुछ नियम हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके नियम हैं, तो हम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक। ये जो लिख रहे हैं इसको बताइएगा कि ये स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम जो फॉन्ट है थोड़ा इसको बड़ा कर दें। तो अगर ये कोई एक चमकदार सतह है जिसका पीछे का भाग पॉलिश किया हुआ है, जिसका पीछे का भाग पॉलिश किया गया है, और एक कोई किरण जो है ऐसे आती है, एक कोई किरण ऐसे आती है और टकराने के पश्चात ऐसे चली जाती है। ये आई और इधर से ये चली गई। ठीक। तो ये जो किरण है इसको हमने बताया था कि आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको हमने ए लिया था, ये पी हो गया, ये बी हो गया। जो पी है ये हमारा है आपतन बिंदु। ठीक। अब एक चीज बताया था हमने कि जो आपतन बिंदु होता है इस पे एक हम लंब खींच देते हैं ऐसे, एन एंड डैश। इस लंब को ही हमने नाम दिया था अभिलंब। ठीक। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो बनने वाला कोण था उसको हमने नाम दिया था आपतन कोण, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण था उसको हमने नाम दिया था परावर्तित किरण। ठीक। तो ये चित्र जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एक किरण आ रही है और ये किसी चमकदार सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आने वाली किरण को हमने आपतित किरण कहा, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा, और जिस बिंदु पे ये किरण टकराती है उस बिंदु पे हमने एक लंब खींचा। लंब मतलब कि इस तल और ये जो हमने खींचा इसके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री। ठीक। तो इसको हमने नाम दिया अभिलंब। ठीक। तो इसके आधार पे परावर्तन के कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, दिख रहा है ना? ठीक। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। यदि कोई किरण परावर्तित होकर किसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है, मतलब कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है, तो जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। तथा दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये तल की बात क्या है, इसको हम जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको कि मान लेते हैं ये कोई एक तल है, यहाँ पे ऐसे ये एक तल है और जो पीछे एक ये हमारा चमकदार सतह है, ये दर्पण है, ठीक। ये एक किरण ऐसे गई और टकराने के पश्चात ये वापस ऐसे चली गई, ये इधर से गई, टकराने के पश्चात इधर वापस चली गई, मतलब कि ये हुई आपतित किरण, ये हुई परावर्तित किरण, और हमने इस पे एक अभिलंब खींच दिया, तो यहाँ पे एक तल का मतलब कि ये एक जो कागज लिया हमने, ये कागज एक तल है ना। ऐसा नहीं कि एक किरण ऐसे है दूसरे का तल ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तीनों एक तल में होंगे। तो यही हमारा परावर्तन का नियम है। आइए लिख लेते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला था आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि मैंने इसमें दिखाया, एक ये दर्पण था, एक किरण आई जिसको आपतित बोला, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चलेगी जिसको हमने परावर्तित कहा, ठीक। और इस बिंदु पे हमने एक अभिलंब खींच दिया, तो देखो तीनों एक ही तल में है ना। ये जो बोर्ड है हमने इसको एक तल मान लिया, तो ये किरण आई, ये चली गई और ये इनके बीच में अभिलंब खींच दिया, तो तीनों एक ही तल में है ना, ठीक। अब दूसरा नियम था आपतन कोण यानी कि आई तथा परावर्तन कोण आर परस्पर बराबर होते हैं। मतलब इसको हम लिख देंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या फिर कोण आई इक्वल टू कोण आर। इसको एक ऐसे बॉक्स में हम बना लेते हैं। मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे एज अ नोट्स लिख रहा हूँ उसको आप एक कॉपी और पेन लेके लिखते जाइए, और मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उसको आप इसी तरह लिखते जाएंगे तो आपके बोर्ड में 95+ मार्क्स आने की गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं जितना बना इसमें लिख रहा हूँ कुछ भी उसमें से छूटना नहीं चाहिए, ठीक। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
अब हम आइए जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। ठीक, तो हम एक चित्र बनाते हैं। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, फिगर सही नहीं बना। यहाँ पे कहीं पे एक वस्तु रखी थी और इसका जो है ये सारी किरणें जो है जाके किसी एक बिंदु पे मिल रही हैं। ठीक, तो हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु से या किसी वस्तु के किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई, यहाँ पे मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, यहाँ पे मिल रही है। ठीक, हाँ, तो हम प्रतिबिंब बता रहे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर आती है और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये देखो दर्पण है, तो इसको छेद करके तो उधर किरणें जाएंगी नहीं, तो किसी हम मान लेते हैं किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसे हम कहते हैं, जो ये बिंदु है
इसी बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार की बात करते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक, तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक, अब रियल इमेज यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, मतलब कि जब प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से
न मिलकर काल्पनिक रूप से मिलती हैं तो इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ इसको फोटो ली जा सकती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से न मिलकर काल्पनिक रूप से मिलती हैं, या फिर हम मान लेते हैं कि ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिल रही होंगी, तो इस तरह का जो प्रतिबिंब बनता है इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और यह जो प्रतिबिंब होता है इसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि देखिए किस तरह नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे किरणें आई ऐसे, ठीक। यहाँ पे मिल गई है, तो अब ये चूंकि ऐसे आ रही हैं, इधर ये जा रही है, ये ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई परावर्तन के पश्चात, तो ये इस बिंदु पे हमने देखा कि जो ये परावर्तित किरण है इसको हमने जब पीछे इसका प्रक्षेप खींचा, प्रोजेक्शन लिया, तो किसी एक बिंदु मान लेते हैं कि ये आई है, आई पे जाके मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये दर्पण है, तो क्या दर्पण के वास्तविक रूप से ये भेद थोड़ी ना पा रही है, यहाँ छेद के उधर जाके थोड़ी मिल रही है, बस खाली हम क्या करते हैं इसको प्रोजेक्शन लेने पे हाँ हमको ये प्रतीत हो रहा है कि पीछे जाके इस बिंदु पे मिल रही होंगी। तो अब यहाँ पे हम पर्दा लगाएंगे, चूंकि ये वास्तव में आ ही नहीं रही है तो पर्दे पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो हम सिर्फ कहेंगे कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो इसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हाँ लेकिन अगर इसकी एक हम फोटो क्लिक करना चाहें तो फोटो ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको इरेज करते हैं। अब धीरे धीरे हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब आप सभी ने देखा होगा कि जो मटका होता है या फिर जो एक फिश बाउल आता है, फिश बाउल का नाम सुना होगा ना सबने। अरे जिसमें एक कांच का मटका होता है जिसमें मछली रखी होती है, रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, तैरती रहती हैं, तो ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक। और ये जो है इधर से ऐसे रहता है, इधर से ऐसे, कुछ इस तरह होता है ना। तो ये जो फिश बाउल है इसको हम ऐसा ना मान के हम मान लेते हैं कि पूरा ये कुछ इस शेप का है, ठीक। और इसका हम एक भाग काट लेते हैं, इधर से एक भाग काटते हैं ऐसे, ये ऐसे इधर से और एक इधर से, ठीक। इसको इधर से इरेज कर देते हैं और इसको इधर से इरेज कर देते हैं, ये इसी तरह। एक में हम जो है अंदर की सतह पर पॉलिश कर देते हैं,
एक में बाहर की सतह पे हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। तो जो पहले जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक, तो गोलीय दर्पण को हम कहेंगे किसी कांच के लिखते चलते हैं, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, हमने बताया ना कि ये पहले तो एक कांच का ऐसे गोला था ना, ऐसे, ठीक, इसका ये कटा हुआ भाग है और एक कांच के कटे हुए भाग से जो दर्पण बना उसे हमने गोलीय दर्पण नाम दिया। तो जो गोलीय दर्पण होता है कितने प्रकार का होता है? तो जो गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, तो जो अवतल दर्पण होता है ये अगर हमने जो है इसका दो भाग काटा, एक के धसे हुए तल पर हमने पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, मतलब उभरे हुए सतह को हमने क्या परावर्तक सतह बना दिया, इसको परावर्तक सतह बना दिया। और दूसरा जो था हमने उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करके धसे हुए भाग को क्या बनाया, परावर्तक सतह बनाया। इधर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये कौन सा दर्पण है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, तो अब आइए इनकी जो है एक एक लाइन की परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अवतल दर्पण, तो इसका लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश करके धसे हुए तल को परावर्तक सतह बनाया जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश करके तथा धसे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये एक दर्पण है, ठीक, ये इसका उभरा तल था, इस पे पॉलिश किया और इधर अंदर के सतह को बनाया परावर्तक सतह, इसको हमने नाम दिया अवतल दर्पण। ठीक,
दूसरा ये तो हो गया हमारा अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। वह गोलीय दर्पण, जिसके घसे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा भरे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, इसका फिगर यहाँ बना देते हैं साइड में ही पे। धसातल, इस पे पॉलिश की हुई परावर्तक तल, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, तो ये रहा। अब आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं कि इस पे जो पॉलिश हुई होती है और इस पे जो कलई हुई होती है, किस चीज़ की कलई होती है तथा कौन से पदार्थ का लेपन किया हुआ होता है जिससे ये सतह जो है चमकदार बनती है। आप लोग इसको जो है कमेंट करके बताइएगा। बाकी कल के लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि इस पे जो कलई होती है वो किस पदार्थ की हुई होती है तथा इस पे जो लेप होता है किस पदार्थ का लेप होता है। ठीक, और दूसरी बात, आप लोग वीडियो को देखिए, उसमें जो कमियां हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगे वीडियो, आपको ऐसा लगता है कि ये हेल्पफुल हमारे लिए है, तो इसको देखो, पढ़ो और समझो तथा एक दूसरे को शेयर करो। और जो कमियां हैं इसको कमेंट करके बताओ। थैंक यू। इसी तरह के और हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।